Hello everyone, I'm Kuldeep Kaur. Welcome you to my academy to learn physics with ease. Like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for more updates. In this video, we will learn about electric flux and Gauss law. So let's start. Before we start electric flux, we should know what is area vector. We know that area is the measurement of a surface. अगर हमारे पास एक sphere है जिसकी side है A, then for that sphere area will be A square. मीन सिंपली हम उसकी साइड का स्क्वायर कर देंगे. अगर हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस है r, देन फॉर दैट स्फीयर द एरिया विल बी इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर. हम बचपन से अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए एरिया की वैल्यू फाइंड करते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं कहा कि एरिया एक वेक्टर है. हमेशा हम उसके एरिया के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. अगर एरिया एक वेक्टर है तो उसका एक डायरेक्शन भी होना चाहिए, लेकिन आज तक तो हमने कभी भी उसके डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा. लेकिन फिजिक्स में हम एरिया को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं. अगर वेक्टर है इट मीन्स उसका डायरेक्शन होगा. सो इसका डायरेक्शन क्या होता है? कोई भी सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लेन सरफेस, देन फॉर दिस प्लेन सरफेस द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड. कोई भी सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल ये जो शीट है, पेपर शीट है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड. अगर सपोज ये एक प्लेन शीट है, देन फॉर दिस द एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड. सो अगर आपको कोई भी पूछता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, सो इट इज सिंपली परपेंडिकुलर आउटवर्ड. नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ये सरफेस है देन उसका ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड हमने ड्रॉ कर दिया, लेकिन इसकी एक बैक साइड है, वहां से भी हम एक परपेंडिकुलर आउटवर्ड ड्रॉ कर सकते हैं. मीन्स दिस इज योर प्लेन सरफेस, एक इसका परपेंडिकुलर हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और एक इस साइड भी शो कर सकते हैं. नाउ इसकी एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी? इसकी एक्चुअल डायरेक्शन होगी आपके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से. आप जिस डायरेक्शन से उसे देख रहे हो, अगर आप उसका फ्रंट फेस देख रहे हो देन वहां से आप क्या करोगे? एक परपेंडिकुलर आउटवर्ड ड्रॉ करोगे, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. अगर आप उसे बैक साइड से देख रहे हो देन बैक साइड से एक परपेंडिकुलर आउटवर्ड आप ड्रॉ करोगे एंड दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर. सो ये सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा. नाउ एरिया वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ds वेक्टर से. सपोज दिस इज अ प्लेन सरफेस और इसका एरिया है ds के इक्वल. देन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड. इस तरह से हम इसे ड्रॉ करेंगे और इसे हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे n कैप से. सो हमारे पास एरिया वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? एरिया वेक्टर विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, मीन्स दिस एरिया ds into the direction. So this is our area vector. Now next is electric flux. Suppose that हमारे पास है एक इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी. So suppose these are the electric field lines for electric field intensity E. एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस कर दिया एक सरफेस को. नाउ जब हम इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, रखेंगे उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस में से क्रॉस करेंगी, उसमें से जाएंगी, पास करेंगी उसके थ्रू. वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि इस सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगी, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. मीन्स कि अगर ये आपकी सरफेस है जिसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है, देन इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी. वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगी, दैट नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया. नाउ अगर
इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम इंक्रीज कर देते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा इट मीन्स कि फील्ड लाइन भी इंक्रीज करेंगी, नंबर इंक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स कि वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि इस सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगी उनका नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर उनका नंबर इंक्रीज होगा तो फ्लक्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। सो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फ्लक्स है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई के साथ, फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई के साथ, दिस फाई फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। नाउ अगर हम इस सरफेस एरिया को इंक्रीज करते, इसकी वैल्यू इस सरफेस एरिया को इंक्रीज करते, देन अगेन इसमें से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, इट मींस अगेन फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। देन इन दोनों इक्वेशन से वी गेट फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एस। देन हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और वहां पर आएगा एक कांस्टेंट। उस कांस्टेंट की वैल्यू फॉर एसआई यूनिट इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर हमारी फ्लक्स का फॉर्मूला आता है फाई इज इक्वल्स टू ई एस। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस केस में क्या था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर है। हमें पता है कि जो एरिया वेक्टर होता है इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। बट अगर हम इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस तरह से रखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये जो सरफेस एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक थीटा एंगल बनाता है, देन इन दैट केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। सपोज ये है हमारी सरफेस और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। नाउ इस सरफेस को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जो कि इसके सरफेस एरिया के साथ, एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एस के साथ एंगल बना रही है थीटा। इन दैट केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी। नाउ फ्लक्स में हमें सिर्फ वो लाइनें चाहिए जो कि सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करेंगी, बाकी सारी लाइन से हमें कुछ लेना देना नहीं है। वी नीड ओनली दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि इसे क्रॉस कर रही है नॉर्मली। सो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे। सो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इसके अलोंग आएगा ई कॉस थीटा, एक इसकी परपेंडिकुलर ई साइन थीटा। हमें सिर्फ वो फील्ड कंपोनेंट्स चाहिए जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, मींस जो कि इस एरिया वेक्टर के अलोंग होगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा। सो इन दिस केस जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल्स टू ई cos theta into s, और we can write it is equals to es cos theta, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, E वेक्टर डॉट S वेक्टर। सो ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स की वैल्यू। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स। नाउ सपोज दैट कि हमारे पास एक इर्रेगुलर सरफेस है और इस इर्रेगुलर सरफेस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ अगर हमें इस इर्रेगुलर सरफेस का फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। सपोज दिस, इस पूरी सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया सच दैट कि इसका जो एरिया है इट इज इक्वल्स टू डी एस। इसका टोटल एरिया एस है, सो अगर हम छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं तो उसका एरिया किसके इक्वल ले लिया, डी एस के इक्वल एरिया। सो इसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड and it is equals to ds vector such that कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है it is equals to theta. Then for this element, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए जो फ्लक्स होगी उसकी वैल्यू भी छोटी सी होगी, सो वो होगी डी फाई एंड इट विल बी इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। नाउ अगर हमें इस पूरे इर्रेगुलर सरफेस के फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, सो हम सपोज कर सकते हैं कि ये जो पूरा सरफेस है ये इसी तरह के छोटे छोटे एलिमेंट से बना है। सो हम हर एक एलिमेंट की फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे इस तरह से, उन सबको प्लस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स ऑफ दिस इर्रेगुलर सरफेस। मीन्स हमें करनी पड़ेगी समेशन,
लेकिन अगर हम इस पूरे की इंटीग्रेशन कर दे, इंटीग्रेशन भी क्या होता है, समेशन, अगर हम इस फ्लक्स की जो कि इस छोटे से एलिमेंट की है इसकी इंटीग्रेशन कर दे पूरे सरफेस के अलोंग, देन हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल फ्लक्स ऑफ दिस इरेगुलर सरफेस. सो देयरफॉर टोटल फ्लक्स ऑफ सरफेस, irregular surface will be equals to phi, और ये phi क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस d phi, that is equals to इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds. अब क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन करनी है ये एक क्लोज्ड सरफेस पर है, इसलिए ये जो सरफेस इंटीग्रल है इस पर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. इट रिप्रेजेंट द क्लोज्ड सरफेस. देयरफॉर जो इरेगुलर सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू आ गई, इट इज इक्वल्स टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फ्लक्स की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट इज गॉस लॉ. नाउ सपोज कि एक सरफेस है और उस सरफेस में अ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं. देन इस सरफेस की जो फ्लक्स होगी अकॉर्डिंग टू गॉस के अकॉर्डिंग इस सरफेस की जो फ्लक्स होगी फाई, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड. इस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है दैट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ total flux over a closed surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by that surface. अगर एक closed surface है उसका जो total flux होगा it will be equals to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by that surface. उस surface के अंदर जितना भी charge है divided by epsilon naught. अगर इस surface के बाहर कोई charge है उसे हमने consider नहीं करना, हमने सिर्फ उस charge को consider करना है जो कि इस surface के अंदर है जिसे कि इसने enclose किया है. Therefore Gauss law क्या है, it states that total flux over a closed surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface. This is all about Gauss law. So in this video हमने पढ़ा कि what is area vector. area vector की डायरेक्शन क्या होती है, it is always perpendicular outward to the surface. इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ds के साथ, and ds is equals to magnitude of ds into n cap, और n cap क्या होगी, perpendicular outward. and next हमने किया है what is electric flux. electric flux वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो कि एक सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करती हैं. एंड उसके बाद हमने किया है गॉस लॉ, और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर एक क्लोज्ड सरफेस है देन उस क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by that surface. So this is all about this video. If you find this video useful, do share it with your friends. Thank you.